अक्सर देखा गया है इतिहास में, जो हार होती है वो सभ्य जाति, जो ज्ञानी जाति है वो एकजुट नहीं हो पाती, और असभ्य जाति फिर सबसे पहला हमला जिस पर करती है वो उस देश के, उस क्षेत्र के शिक्षण संस्थान पर करती है। नालंदा शब्द का संस्कृत में अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना है, लेकिन अब ये एक खंडर बनकर रह गया है जिसे दुनिया भर से लोग सिर्फ देखने आते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के बोधगया से 62 किलोमीटर दूर और पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% ही हिस्सा है। नालंदा देख रहे हैं, नालंदा का ये भग्नावशेष हो गई, जो अभी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है, 1/1 के क्षेत्र में। तो ये जो हम लोग लाइन देख रहे हैं ये मोनास्ट्री हो गई, यानी स्टूडेंट्स लोग, बहुत भिक्षु लोग रहने, पढ़ने, खाने पीने, सोने का स्थान को ये विहार बोला जाता है, मोनास्ट्री जी। और दूसरा पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये चैत्यास हो गई। चैत्यास मीन्स टेम्पल, जहाँ चेतना करते थे स्टूडेंट्स लोग। अच्छा। नालंदा का मुख्य सेंटर ये रही है ना, जिसको सारीपुत्रा के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जो बुद्ध के मेन डिसाइपल थे और इनको धर्म सेनापति के रूप में जाने जाते थे, बौद्ध धर्म सेनापति, धम्म सेनापति। तो ये मेन टेम्पल हो गई सारीपुत्रा स्तूपा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों और कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस समय मैं मौजूद हूँ एक हॉस्टल में। हाँ जी, ये हॉस्टल ही है, दिखा दूँ आपको। लेकिन ये हॉस्टल है करीब 1000 साल पुराना हॉस्टल, जहाँ पर हजारों साल पहले 10,000 करीब विद्यार्थी, जो देश और विदेश के विद्यार्थी थे, वो रहा करते थे। इन हॉस्टल रूम में आपको दिखा दें कि ये जो आपको खिड़की सी नजर आ रही है लेकिन बंद है, यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां हुआ करती थी और यहाँ मेडिटेशन भी होता था, शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा के साथ साथ हर एक तरीके का जो मानसिक विकास होता है उसकी व्यवस्था नालंदा विश्वविद्यालय में थी। तो ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। आपको दिखा दूं, ये हॉस्टल रूम करीब ऐसे ही यहाँ पर सैकड़ों हॉस्टल रूम यहाँ पर मौजूद थे, और इसके अलावा जहाँ पर पठन पाठन होता था उसकी व्यवस्था अलग थी। और सबसे खास बात एक और आपको बता दूं कि यहाँ पर करीब 10,000 विद्यार्थियों के लिए 2,000 शिक्षक थे। आजकल की ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अगर हम कहें तो रेशियो था, तो वो यहाँ था नालंदा विश्वविद्यालय में। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का नाम धर्मगुंज था और इसके 3 भाग थे,
जिसे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर कहा जाता था, जिसमें 90 लाख से भी अधिक किताबें और पांडुलिपियां थीं। लेकिन साल 1193 में मुस्लिम आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसने कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हिंदू और बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। कहते हैं कि यहां पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर ये जो काले पत्थर हैं, ये अपनी कहानी बयां करते हैं उस काले अध्याय की, जब बख्तियार खिलजी ने इसलिए इस विद्यालय को नहीं छोड़ा था क्योंकि यहाँ के एक संत ने, यहाँ के एक चिकित्सक ने उसकी जान बचाई थी। केवल यही वजह थी कि वो चाहता था कि भारत में जो ज्ञान है उसका उतना प्रसार ना हो सके या फिर उसे नष्ट कर दिया जाए। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किया गया और 2 बार इसको पुनर्निर्मित भी किया गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम जहां पर खड़े हैं वो 2nd फ्लोर है और इसके नीचे जो फ्लोर है वो अभी तक उसकी खुदाई नहीं हो सकती। अगर हम साफ सीधे शब्दों में कहें तो अभी नालंदा जो विश्वविद्यालय, जो महाविहार था, उसका हम 10% भी नहीं खोद सके हैं, उसको नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो अभी काफ़ी कुछ ढूंढा जाना बाकी है। तो देखते हैं कि कब तक हम अपनी पूरी विरासत को संजो कर रख पाएंगे या नहीं। एक 1000 साल करीब गुजर चुके हैं, लेकिन ये काले पत्थर अपनी कहानी कहते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पत्थरों की बनावट देखेंगे, आमतौर पर पत्थर, आज के बने हुए पत्थर 50 साल, 100 साल, उससे पहले 200 साल, 300 साल, लेकिन ये हज़ारों साल से जो पत्थर हैं वो उतनी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये अपने रंग के साथ अपनी कहानी बताते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो किताबों में ना लिखा हो वो पत्थर खुद बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।